हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पिक ए टॉपिक जीएसपी। कल तक अपन ने देखा था अपने लास्ट वीडियो में इशू ऑफ डिबेंचर एट पार एट प्रीमियम, इशू ऑफ डिबेंचर कंसीडरेशन अदर देन कैश। आज हम देखते हैं इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलैटरल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलैटरल? क्या होता है कोलैटरल? कोलैटरल का मतलब होता है एडिशनल। क्या मतलब होता है? एडिशनल सिक्योरिटी। सर एडिशनल सिक्योरिटी क्या मतलब क्या हुआ कि जब भी एक कंपनी XYZ लिमिटेड है, कोई कंपनी, ये बैंक के पास जाती है लोन लेने। क्या लेने जाती है? लोन। कौन गया? XYZ लिमिटेड। किसके पास गया? बैंक के पास। क्या लेने गया? लोन लेने गया। तो XYZ लिमिटेड ने बोला कि मेरे पास एक बिल्डिंग है। क्या है? बिल्डिंग जिसे मैं मॉर्गेज कर सकता हूं, जिसे मैं मॉर्गेज कर सकता हूं। लेकिन बैंक ने क्या कहा कि भाई बिल्डिंग से आपका काम नहीं होगा भैया, ये इतनी सिक्योरिटी से काम नहीं चलेगा। तो कंपनी ने कहा कि और क्या चाहिए? तो कंपनी ने कहा, बैंक ने कहा कि मुझे कुछ और एडिशनल सिक्योरिटी चाहिए। तो कंपनी ने क्या किया? उसे डिबेंचर दे दिए। क्या दे दिए? डिबेंचर। क्या दे दिए? डिबेंचर। सर ये डिबेंचर कब इशू होंगे? जब कंपनी डिफॉल्ट करेगी काय में? पेमेंट में। जब डिफॉल्ट करेगी पेमेंट में तो सबसे पहले बैंक किसको बेचेगा? प्राइमरी सिक्योरिटी को। प्राइमरी सिक्योरिटी कौन सी है? बिल्डिंग। पहले इसको सोल्व करेगा। अगर इससे रिकवरी नहीं होती है पूरे पैसे की तो बैंक किसको बेचेगा? डिबेंचर्स को। किसको बेचेगा? डिबेंचर्स को कहीं में? बाजार में, या डिबेंचर अपने पास रख लेगा। क्यों? क्योंकि उसे अपना अमाउंट रिकवर करना है। कहने का मतलब क्या हुआ? जो डिबेंचर इशू किया है वो एडिशनल सिक्योरिटी है और वो काम कब आएगा? जब बैंक डिफॉल्ट करता है तभी वो काम आएगा। और वो भी कब? जब प्राइमरी सिक्योरिटी बेचने के बाद अगर कुछ पैसा और रिकवर करना है तभी हम डिबेंचर को सोल्ड या हम उन्हें बाजार में अपने पास रख सकते हैं। इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी दो मेथड है, एक नो एंट्री मेथड और एक एंट्री मेथड। अब नो एंट्री और एंट्री का मतलब क्या है कि एक में जो डिबेंचर इशू किए उसकी एंट्री नहीं करेंगे, एक में जो डिबेंचर इशू किए उनकी एंट्री करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें क्या देखना है कि ये एंट्री किस कारण हो रही है? हमने बैंक से लोन लिया था तो लोन की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। ये एंट्री तो दोनों में होगी, चाहे वो एंट्री मेथड हो चाहे वो नो एंट्री मेथड हो, दोनों ही मेथड में एंट्री तो करनी है। कौन सी एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आ रहा है, बैंक लोन लायबिलिटी है, इंक्रीज इन लायबिलिटी ऑलवेज सीआर। नो एंट्री मेथड में क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। हमें केवल इतना सा लिखना है, being dash debenture of rupees dash each issued as a collateral security, issued as a collateral security। ये काय के नीचे लिखेंगे अपन कि हमने ये सिक्योर किया। किसको किया? बैंक लोन को। तो जहां बैंक लोन शो होगा, जहां बैंक लोन शो होगा जिसके अगेंस्ट हमने कोलैटरल सिक्योरिटी इशू की थी, कहां शो होता है? नोट्स टू अकाउंट्स में। तो बैंक लोन किसे कहा जाएगा? सिक्योर्ड बाय डैश डैश डिबेंचर ऑफ रुपीस डैश डैश ईच इशूड एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी या एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी। देन एंट्री मेथड। एंट्री मेथड में क्या होता है? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डैश डैश डिबेंचर अकाउंट। सर सस्पेंस क्यों है? क्योंकि अभी तक डिबेंचर इशू नहीं हुए हैं। हमने उनको कब राइट मिलेगा? इवोक कब होगा ये राइट? जब कंपनी डिफॉल्ट करेगी पेमेंट में। इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे? सस्पेंस। क्या लिखा है? सस्पेंस। तो क्वेश्चन जब साइलेंट हो कौन से मेथड से करना है, तो हमें दोनों मेथड से करना है। और क्वेश्चन अगर कहता हो स्पेसिफिकली कि नो एंट्री मेथड या एंट्री मेथड, तो हमें उस जो गिवन मेथड है उसके अकॉर्डिंग करना है। अब अपन एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखते हैं कि कंपनी ने लोन लिया बैंक से 90,000 का।
10% डिबेंचर इशू किए 1 लाख के, ठीक है। कहने का मतलब लोन कितने लिए 90,000 का और डिबेंचर कितने के इशू किए 1 लाख के। क्या सर अमाउंट ज्यादा कम हो सकता? हाँ हो सकता, आपको उसमें दिमाग नहीं लगाना है। सबसे पहले हमने लोन लिया, लोन की एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, कितने रुपए? 90,000 बराबर है ना, 90,000 ध्यान रखना कि लोन की एंट्री 90,000 से। अब हमने इसको सिक्योर किया। सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग का बैंक लोन, कितने का बैंक लोन लिया हमने? 90,000 का। कितने का लिया? 90,000 का। बैंक लोन कितना आएगा? 90,000। लेकिन सिक्योर्ड बाय एक डिबेंचर 100 रुपए का अपन मानते हैं, सिक्योर्ड बाय ₹1 लाख और 1,000 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, तो क्या होगा? सिक्योर्ड बाय 1,000 डिबेंचर 10% डिबेंचर एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी, या सिक्योर्ड बाय ₹1 लाख, 10% डिबेंचर, कैसे भी लिख सकते हैं। लेकिन नीचे कितना आएगा? 1 लाख का अमाउंट। कितना आएगा? 1 लाख का अमाउंट। तो हम लिख सकते हैं सिक्योर्ड बाय 1,000 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच इशूड एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी। देन ये वाले केस में क्या हुआ? हमने एंट्री पास नहीं की, काई की? डिबेंचर इशू करने की, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट अपना वो है एंट्री मेथड। कौन सा है? एंट्री मेथड। ये सारा सेम रहेगा। अब इस अमाउंट को हम क्या कर देंगे? पुट इन कर देंगे 90,000 और ये 90,000। ये कहां से आया? नॉर्मल से। और ये केस इक्विवेलेंट की अपने एंट्री की थी 90,000 करके हम दे देंगे। ये वाला सेम रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना होगा? 90,000, ठीक है। अब लोन फ्रॉम बैंक 90,000 लिखने के बाद क्या होगा कि आपने कितने रुपए के डिबेंचर इशू किए? मैंने कितने किए? 1 लाख के। और डिबेंचर सस्पेंस भी कितना है? 1 लाख। सर ये हमें पता कहां से चला? हमने पहले एंट्री पास की थी, इसलिए अपन ने एग्जाम में देखा था। एंट्री क्या होगी? डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर 1 लाख। ये एंट्री मेथड में ध्यान रखना है, एंट्री पास करनी है। ये एंट्री पास करने के बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे डिबेंचर इशूड एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी 1 लाख माइनस 1 लाख, इसका इंपैक्ट क्या आया? नील। और यहाँ पे भी क्या आया? 90,000 और वहां पे भी क्या आया था? 90,000। सर दोनों में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे हमने डिबेंचर इशू जो किए हैं उसे सस्पेंस मान के हम एंट्री पास करते हैं एंट्री मेथड में, और उस एंट्री को बैलेंस शीट में शो कर देते हैं। अरे डिबेंचर इशू किया एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी और उसमें से लेस कर दिया डिबेंचर सस्पेंस, बात तो वही की वही है, कोई फर्क नहीं है। कहने का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क इतना सा है, यहाँ पे मुझे ये दो आइटम लिखने हैं लेकिन इनका इफेक्ट नहीं आएगा। यहाँ पे दो आइटम लिख के मुझे लाइन लिखनी है, तो फर्क क्या हुआ दोनों में कि यहाँ पे लाइन लिखी है सिक्योर्ड बाय 1,000 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। यहाँ पे इतने से लाइन लिखी है और यहाँ पे दो लाइन आइटम शो हुई है। कहने का मतलब समरी क्या हुई? सबसे पहले हमने बैंक लोन लिया, उस बैंक लोन की एंट्री पास की, ठीक है। इस बैंक लोन की एंट्री दोनों एंट्री केस और नॉन एंट्री केस में सेम ही होगी, कोई हल्ला नहीं है। देन प्रेजेंटेशन, ये वाली प्रेजेंटेशन भी दोनों में सेम होगी, लेकिन जो नोट्स बनेगा, नोट्स जो अकाउंट बनेगा उसमें फर्क क्या है? यहाँ पे बैंक लोन है, यहाँ पे भी बैंक लोन है, बस यहाँ पे हमने नरेशन दिया है और यहाँ पे हमने एंट्री को शो किया है। इसमें एंट्री पास करनी है और इसमें एंट्री पास नहीं करनी, तो जो एंट्री पास हमने की है उसका ट्रीटमेंट हमने नोट्स अकाउंट में शो कर दिया। शो क्या किया है कि डिबेंचर इशू की 1 लाख के, लेस क्या कर दिया? डिबेंचर सस्पेंस 1 लाख का। इंपैक्ट क्या है? नील। और यहाँ पे भी इंपैक्ट क्या है? नील। नील इंपैक्ट क्यों आता है? क्योंकि अभी तक कोई इशू हुए नहीं है। वो इवोक कब होते हैं? उनका राइट कब पैदा होता है? जब कंपनी डिफॉल्ट करती है पेमेंट में। उससे पहले कंपनी के पास, इन द सेंस बैंक के पास, कंपनी के द्वारा कोई भी राइट नहीं दिया जाता है ऐसा कि वो कभी भी चाहे जब डिबेंचर को मार्केट में सोल्व कर सकती है। केवल एक केस में डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ लोन, अगर ऐसा होता है रीपेमेंट में अगर हम कोई गलती करती है कंपनी, तभी
बैंक के पास राइट है उसे बेचने का, उससे पहले बैंक नहीं बेच सकती। हमारे यहाँ पे जो हमने करना था, हमें इतना सीखना था कि जब कंपनी एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करती है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, उसे हम कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो प्रेजेंटेशन जो मेन थी वो आपका नोट नंबर 1 दोनों केस का, केवल इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको ये फॉर्मेट एज इट इज याद रखना है, बाकी इसमें कुछ विशेष नहीं है। यहाँ पे हमने इन दोनों को शो किया है, यहाँ पे हमने केवल एक लाइन लिख के छोड़ दिया कि हमने डिबेंचर इशू किए एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, और यहाँ पे हमने जो एंट्री पास किया उसको हमने शो कर दिया। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा, अब आपका अगला टॉपिक क्या है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। सर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कौन देगा, कंपनी देगी। किसे देगी, डिबेंचर होल्डर को। अब ध्यान रखना, आपको ये एज्यूम करना है आप कौन हो, कंपनी। आप कहां बैठे हो अभी, कंपनी में। आप कंपनी के अकाउंटेंट हो, चाहे वो इश्यू ऑफ शेयर हो, चाहे वो ये अपना इश्यू ऑफ डिबेंचर हो, चाहे कुछ भी हो, आपको क्या मानना है, आप कंपनी के अकाउंटेंट हो, ठीक है ना। तो आप जब इंटरेस्ट दोगे तो किसको दोगे, डिबेंचर होल्डर को। इंटरेस्ट एक्सपेंस है इनकम, ऑब्वियसली एक्सपेंस फॉर द कंपनी। तो एंट्री क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। अरे ये डिबेंचर होल्डर कौन है, अरे जिसे हमें इंटरेस्ट देना है। तो सर हमें इंटरेस्ट देना मतलब लायबिलिटी राइज हो रही है, हमें उसे देना है, तो ये क्या हो जाएगा, सीआर, ठीक है। और अगर यही चीज है सेम और कंपनी ने बोला टीडीएस काट के देना है, तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस। ऐसे टीडीएस क्या होता है, कंपनी को डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देना है। बीच में आ गया इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स ने बोला जब भी आप कोई इनकम दोगे किसी को, जब भी आप कोई इनकम दोगे किसी को, तो टीडीएस काट के देना है। अब कंपनी क्या कर रही है, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट दे रही है, और इंटरेस्ट उनके लिए क्या है, इनकम है। तो क्वेश्चन ने बोला है टीडीएस काट के देना है, तब हम टीडीएस काट लेंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का, अमाउंट फेस वैल्यू। इंटरेस्ट हमसे कहां पे दिया जाता है, फेस वैल्यू पे। अगर 100 का डिबेंचर है और 90 पे इशू है, तो भी हमें इंटरेस्ट कहां पे देना है, 100 पे मल्टीप्लाई बाय कूपन रेट। कूपन रेट क्या होती है, उसके नाम क्या होते हैं, 9%, 8%। कहने का मतलब 100 का डिबेंचर है, 120 पे इशू है या 90 पे हुआ है, कितने पे भी हो, हमेशा इंटरेस्ट कहां पे दिया जाता है, फेस वैल्यू पे। इंटरेस्ट कहां पे देना है, फेस वैल्यू पे। तो अमाउंट फेस वैल्यू इनटू रेट अपॉन 100 इनटू टाइम अपॉन 12, जो आपका प्रिंसिपल वाला पीआरटी अपॉन 100 वही फॉर्मूला है। बस ध्यान रखना यहां अमाउंट का आएगा फेस वैल्यू पे, ना तो डिस्काउंट पे आएगा ना प्रीमियम पे आएगा, और आपका क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट। टाइम क्यों लिया, क्योंकि हो सकता है क्वार्टरली इंटरेस्ट देना हो सकता है हाफ ईयरली देना हो सकता है ईयरली देना हो। देन हम इनका पेमेंट करेंगे डिबेंचर इंटरेस्ट का। डिबेंचर इंटरेस्ट का पेमेंट किसको करेंगे, डिबेंचर होल्डर को। तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हमेशा ध्यान रखना कंपनी में बैंक यूज करना है। सर अगर पहला केस है तो भी ये एंट्री होगी, और दूसरा केस है तो भी ये एंट्री होगी, लेकिन अमाउंट चेंज हो जाएगा। पहला केस अगर है तो अमाउंट कितना आएगा, 1 लाख, सपोज इंटरेस्ट था 1 लाख का, और दूसरे केस में अपन मानते हैं 1 लाख 90,000 और 10,000। तो पहले केस अगर है तब तो क्या जाएगा 1 लाख, लेकिन अगर सेकंड केस है तो क्या हो जाएगा 90,000 एंड 90,000। अब ये सेकंड केस को कंटिन्यू करते हैं। ये 10,000 टीडीएस हमें कहां देना है, गवर्नमेंट में। तो हम क्या करेंगे, इसकी एंट्री क्या करेंगे, टीडीएस टू बैंक कितना 10,000 10,000। अरे दोनों में फर्क क्या हुआ, पहले वाले केस में डिबेंचर होल्डर टू बैंक किया मैंने 1 लाख क्योंकि टीडीएस नहीं काटना था। इस वाले में टीडीएस काटना था, दो एंट्री होगी, पहली डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 90,000 एंड दूसरी ऑन पेमेंट ऑफ टीडीएस टू बैंक 10,000। आई बात समझ में। देन ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ पी&एल। अब इस इंटरेस्ट को कहां ट्रांसफर करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में। तो स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अकाउंट दिया, क्योंकि ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस दिया होता है, टू तो ट्रांसफर करेंगे तो कितना जाएगा, डीआर साइड टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। यहां कितना होगा 1 लाख। सर इसको अच्छे से समझ लेना,
टीडीएस जो दिया है वो दिया किसके बिहाफ पे है? डिबेंचर होल्डर के बिहाफ पे। इसमें कंपनी ने कुछ नहीं रखा है, कंपनी ने खर्चा 1 लाख का ये है, बस उसमें उस 1 लाख के दो टुकड़े कर दिए, 90,000 दे दिए डिबेंचर होल्डर को और 10,000 दे दिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, मतलब इंडियन गवर्नमेंट को। सर 90 प्लस 10,000 1 लाख, अरे कंपनी ने दिया तो 1 लाख ही है, ये थोड़ी कंपनी को 10,000 का फायदा हो गया, नहीं। 1 लाख दिया है किसके बिहाफ पे दिया है? डिबेंचर होल्डर के बिहाफ पे। 10,000 दिया है टैक्स का और 90,000 दे दिया उसको इनकम का। आई बात समझ में? देन नेक्स्ट, अब आपका अगला टॉपिक क्या है? इश्यू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्पशन। सबसे पहले डिबेंचर क्या है? आपकी लायबिलिटी। डिबेंचर आपने इशू किया है तो उसका रीपेमेंट भी करना पड़ेगा। अब रीपेमेंट की कंडीशन एट द टाइम ऑफ इशू के टाइम में हम डिबेंचर होल्डर को बता देते हैं। तो रिडम्पशन जब होता है तो कई वे में हो सकता है, लेकिन नॉर्मली या तो रिडम्पशन होगा एक पार पे या एक प्रीमियम पे। लेकिन डिबेंचर इशू 3 केस में हो सकता है, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। लेकिन रिडम्पशन 2 ही केस में होता है, मतलब 2 ही केस में होगा, या तो पार या प्रीमियम। कहने का मतलब क्या हुआ कि हम जो ये व्यू ऑफ रिडम्पशन है इसकी 6 कंडीशन होती है। उसमें से पहली है इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, मतलब आपने पार पे 100 पे इशू किया है और फ्यूचर में आपको कितने देने हैं? रिडीम करके कितने देने हैं? 100। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, देन डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिबेंचर अकाउंट। और सपोज 100 का शेयर है, डिबेंचर है, तो 100, ठीक है। इश्यूड एट पार, रिडीमेबल एट पार में हमने देखा कि कुछ नहीं है, रिडीम 100 पे करना है तो कंपनी उसका कोई भी लॉस प्रोवाइड नहीं करनी है, यानी मतलब कंपनी को नुकसान नहीं होगा, 100 ही लिए थे और 100 ही देते हैं। इश्यूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार, इश्यूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार। तो कितने पे इशू किया था हमने? 110 पे इशू किया था। कितने पे किया था? 110 पे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम 110 100 10। क्या फर्क है कि 110 लिए थे और 100 दे रहे। तो अरे हम जो नुकसान कैलकुलेट करते हैं वो कहां से करते हैं? फेस वैल्यू से। क्या आपने कितनी फेस वैल्यू ली थी? 100 रुपया। क्या आपको 100 रुपया मिला था कंपनी को? हाँ मिला था। क्या कंपनी को 100 ही देना पड़ रहा है? हाँ 100 ही देना पड़ रहा है। क्या मतलब जो हम लॉस काउंट करते हैं वो कहां से करते हैं? फेस वैल्यू से। तो यहाँ पे 110 की चीज को हम 100 ही दे तो कुछ लॉस हुआ क्या? नहीं हुआ। और प्रीमियम को कंसीडर भी नहीं करते हैं, तो 100 की चीज के हम 100 ही दे रहे हैं डायरेक्टली। तो हम जो एंट्री कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? केवल इशू की नॉर्मल बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 110 डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम 10 और 100। आई बात समझ? देन इशू डेट, डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार। अब डिस्काउंट पे इशू हुआ तो क्या होगा कि 100 की चीज है 90 पे इशू हुई है तो 90 डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू डिबेंचर कितना हुआ? 90 10 100। यहाँ पे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नॉर्मल केस था कि डिस्काउंट भी इशू किए, डिस्काउंट भी इशू किया। हम लॉस कहां से कैलकुलेट करते हैं? फेस वैल्यू से। क्या 100 के हमने 110 दिए? नहीं दिए, हमने 100 के 100 ही दिए, तो कोई नुकसान वाला केस नहीं है। डिस्काउंट वो अलग चीज है, जब लॉस होता है तो लॉस ऑन इशू डिबेंचर होता है, और ये डिस्काउंट था, डिस्काउंट तो पहले से दिया हुआ था। लॉस हुआ क्या? हमें कोई भी लॉस नहीं हुआ। हाँ वैसे देखें तो हमने 10 रुपए का डिस्काउंट दिया है। फोर्थ कंडीशन जो आई है वो आपकी आएगी, अब देखो अगला क्या है? इशू डेट पार 100, रिडीमेबल एट प्रीमियम 110। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर फेस वैल्यू से ज्यादा हमें देना पड़ रहा है तो हमें क्या होगा? नुकसान। अब कंपनी है, अपन कौन है? कंपनी अकाउंटेंट। हमने कितने पे इशू किया था? 100 पे। हमें देना कितना पड़ रहा है? 110। कितना देना पड़ रहा है? 110। तो नुकसान कितने का हो रहा है कंपनी को? 10 का। तो सबसे पहले इशू कितने में किया था? 100 पे 100। देन डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 100 टू डिबेंचर 100। सर इस केस में हमें इस लॉस को यहाँ पे शो करना है कि हमें जो लॉस हो रहा है, जो फ्यूचर में लॉस होगा उसे हम रिकॉर्ड करना है।
तो कितने का लॉस हो रहा है 10 रुपीस का, कितने का हो रहा है 10 रुपीस का। और लॉस क्या होता है डियर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 10, और इसको इक्वल करने के लिए हम अकाउंट खोलेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 10। ध्यान से समझना, लॉस ऊपर आया क्योंकि ये इसका नेचर क्या है नॉमिनल अकाउंट, क्या नेचर है इसका नॉमिनल अकाउंट, और इसका नेचर है पर्सनल अकाउंट, क्या नेचर है पर्सनल अकाउंट, और ये लायबिलिटी है आपकी और ये आपका एक्सपेंस है। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर क्या होगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को हमें राइट ऑफ करना है। कहां से राइट ऑफ करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। कहां से राइट ऑफ करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। कितने सालों में, जितने साल के लिए डिबेंचर का टाइम पीरियड है। सर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ करते हैं क्योंकि यूजेज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम हमने पढ़ा था कि अगर कुछ भी ऐसा लॉस होता है तो हम किससे राइट ऑफ करते हैं, अगर बैलेंस पड़ा है सिक्योरिटी प्रीमियम में तो सिक्योरिटी प्रीमियम से, और अगर बैलेंस नहीं पड़ा है तो स्टेटमेंट ऑफ पेरेबल से। सर ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर ये क्या है, ये एक लायबिलिटी है। हम डिबेंचर का शो करते हैं नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। वैसे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्या है कि जब फ्यूचर में हम रीपेमेंट करेंगे तो हमें एक्स्ट्रा पेमेंट देना है, तो ये भी हमें देना पड़ेगा। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कितना रुपया 10 रुपया, तो डिबेंचर में तो हम शो करेंगे 100 रुपीस, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कहां शो करते हैं नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर, अदर नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर। क्या बोला, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर अदर नॉन करंट लायबिलिटी में शो करेंगे, और फ्यूचर में जब हम पे करेंगे तब हम इसे वापस उल्टा डीआर कर देंगे। क्या मतलब फ्यूचर में हम पेमेंट जब करेंगे तो दो चीजों करेंगे, डिबेंचर प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। आई बात समझ में। तो ये एंट्री जो है ये सिंपल एंट्री, और यहाँ पे ये लॉस कहां से निकाला मैंने कि फेस वैल्यू कितने थे 100, और हमें रीडिंग कितने पे करना है 110 पे, तो लॉस कितना का हुआ 10 का, और इस 10 को हमने रिकॉर्ड कर दिया। और इसका लॉजिक मैंने बताया कि राइट ऑफ करना है, इसका नेचर नॉमिनल अकाउंट, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्या है आपका पर्सनल अकाउंट। देन नेक्स्ट अब अगला केस क्या है, इशूड एट डिस्काउंट। कितने पे इशू किया 90 पे, और रीडिंग कितने पे किया 110 पे। अरे नुकसान कितने का हो रहा है 20 का, लेकिन वैसे 10 का ही हो रहा है, 10 का डिस्काउंट है, 10 का लॉस है, लेकिन है तो दोनों का दोनों नुकसान ही इतना, कंपनी के लिए तो एक्सपेंस ही है। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट में कितना है, कितने पे इशू किया 90 पे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 90। फिर 90 डिबेंचर कितने का 100 का, और हम क्या बोले कि प्रीमियम कहां से कैलकुलेट करते हैं, ओवर एंड अबव द फेस वैल्यू कितना होगा 10, और ये क्या हो जाएगा 20। लॉजिक होगा वही पिछले केस वाला। इसके अपन एक एंट्री ऐसे भी कर सकते हैं, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 90, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 10, डिस्काउंट 10 on issue of debenture, 2 debenture 100, and 2 premium on redemption 10। दोनों सही है। यहाँ मैंने लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को 20 शो कर दिया, और यहाँ पे मैंने दोनों को अलग अलग करके शो कर दिया, कोई विशेष फर्क नहीं है। क्या मतलब क्या हुआ, है तो दोनों का दोनों एक्सपेंस ही, और एक्सपेंस को क्या करते हैं दिया, चाहे एक साथ दिखा दो लॉस ऑन इशू में, और चाहे डिस्काउंट और लॉस को अलग अलग दिखा दो, तो फर्क क्या हुआ दोनों में, सेम हो गया। वही लॉजिक, लॉस ऑन इशू का लॉजिक होगा वही है, प्रीमियम रिडम्पशन का लॉजिक भी होगा वही है। कहने का मतलब कुछ फर्क नहीं है। ओवर एंड अबव द फेस वैल्यू इज आवर लॉस। अब यहाँ पे डिस्काउंट भी था तो डिस्काउंट भी हमारा लॉस है। नेक्स्ट अब आपका अगला केस है वो थोड़ा सा अलग है कि हमने इशू कितने पे किया 105 पे, तो इशू 5 पे हुआ, ओवर एंड अबव फेस वैल्यू 100 रुपए फेस वैल्यू होती है, कितने पे इशू 5 पे 105 पे, तो 5 रुपए प्रीमियम हो गया। रीडिंग वाले प्रीमियम 110। यहाँ पे नुकसान कितने का हुआ, पहला क्वेश्चन क्या मेरा, यहाँ पे नुकसान कितने का हुआ, सोचो दिमाग लगाओ, कितने का नुकसान हुआ 10 रुपीस का। कोई भी गलती मत करना, 5 रुपीस का नुकसान हुआ है। कितने रुपए का नुकसान हुआ है 10 रुपए का। क्यों हुआ है, ओवर एंड अबव फेस वैल्यू हम कितना पे कर रहे हैं, फ्यूचर में कितना पे करेंगे एक्स्ट्रा 10 रुपीस, तो लॉस भी कितने का होगा 10 का, तो नुकसान कितने का हुआ है 10 का। 105 से कंपेयर नहीं करना, किससे कंपेयर करना है हमेशा फेस वैल्यू से। तो कितने पे इशू हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 105, ठीक है। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 105, देन टू डिबेंचर अकाउंट 100, टू
सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आएगा 0.5, ठीक है। ये एंट्री तो नॉर्मल, अगर रिडीमेबल की कंडीशन नहीं दी हुई रहती तो ये एंट्री हम करते। अब हमें नुकसान कितने का हो रहा है ₹10 का, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना आएगा 10 और प्रीमियम रिडम्पशन भी कितना आएगा 10, तो कितना हो गया 115 समझ में आया कि हमने लॉस कहां से कैलकुलेट किया ओवर एंड अबव द फेस वैल्यू। सर आप अभी आपने सोचा होगा यहाँ 5 कर दो और यहाँ भी 5 कर दो, गलत हो जाता। क्यों हो जाता? क्योंकि हम लॉस कहां से देखते हैं फेस वैल्यू से, तो कितना आएगा फेस वैल्यू से लॉस कितना होगा 10 आई बात समझ में। और अगर आप ये सोचते हो कि यार प्रीमियम भी इशू है, तो प्रीमियम से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब आई से केवल और केवल फेस वैल्यू से, केवल और केवल फेस वैल्यू। 6 के 6 केस में हमने जो लास्ट के 3 केस देखे थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपके लिए हलवा है, 2-3 नंबर का क्वेश्चन पक्का आता है, नॉर्मली आपके काम आता है, पास कराने में भी बहुत हेल्प करता है। तो कहने का मतलब बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। कोई अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू की मेजर। अभी तक जितना टॉपिक पढ़े ना वो और इश्यू शेयर के टॉपिक सेम थे एक्सेप्ट कोलैटरल सिक्योरिटी, रिडीमेबल वाला टॉपिक और ये राइटिंग ऑफ डिस्काउंट वाला। रिडीमेबल का अपन एग्जांपल देख लिया, कोलैटरल का एग्जांपल अपन ने देख लिया और इसका एग्जांपल देखेंगे। बाकी सारे क्वेश्चन अपन ने जैसे इश्यू शेयर में किया था वैसा वैसा यहां पे करना है। सबसे पहले राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, इसको राइट ऑफ कहां से करते हैं? हमने यूजेस ऑफ सिक्योरिटी में पढ़ा था कि डिस्काउंट कहां से राइट ऑफ होता है सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो सबसे पहला प्रायोरिटी किस होते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में बैलेंस है तो हम राइट ऑफ कहां से करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। अगर उसमें बैलेंस पूरा नहीं है तो सेकंड ऑप्शन में क्या है आपके पास स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी कितनी एसपीआर, देन सेकंड प्रायोरिटी कौन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। तो जनरली क्या हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। अगर पूरा बैलेंस हमें एसपीआर से मिलता है तो क्या हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। अगर एसपीआर में बैलेंस नहीं है तो क्या हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। तीसरा केस कि थोड़ा बैलेंस एसपीआर में और थोड़ा बैलेंस हमें स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से लेना है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। आई बात समझ में? सिंपल एंट्री है। सर सिक्योरिटी प्रीमियम को डीआर क्यों किया? क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम का नेचर क्या है सीआर लायबिलिटी है, ये कम हो रही है क्योंकि हमें डिस्काउंट देना पड़ रहा है। तो जब कम होती है तो लायबिलिटी में कम हो रहा है तो क्या हो रहा है डीआर। या राइट ऑफ कर रहे हैं तो भी क्या होगा डीआर। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर ये क्या है आपका फिक्स्ड एसेट फेक एसेट है जिसको हमें कम करना है, जिसको हमें कम करना है। मतलब राइट ऑफ करेंगे तो ये कम होगा और ये फेक एसेट का बैलेंस हमें 5 साल में 4 साल में जो भी टर्म होगा डिबेंचर का उसको राइट ऑफ करना है। दो मेथड है, पहला राइटिंग ऑफ इक्वल इंस्टॉलमेंट एंड दूसरा पार्शियल। इक्वल इंस्टॉलमेंट में क्या होता है कि हर साल सेम अमाउंट राइट ऑफ होगा। उसका फॉर्मूला क्या है कि कितना अमाउंट डिस्काउंट का और लॉस का है डिवाइडेड बाय टर्म ऑफ डिबेंचर। फॉर एग्जांपल हमने डिस्काउंट दिया 1 लाख का और टर्म था 5 इयर्स का। टोटल डिस्काउंट कितने का दिया 1 लाख का, टर्म था 5 इयर्स का। तो हर साल कितना राइट ऑफ करेंगे 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 20,000। इसका एग्जांपल देखते हैं कि 1 लाख डिबेंचर है, डिस्काउंट 6% है, रीपेबल आफ्टर 5 इयर्स है। तो सबसे पहले 10 लाख अमाउंट है आपका, ठीक है। 10 लाख का 6% कितना होगा 60,000, ठीक है। कितने साल है 5 इयर्स। फॉर्मूला यूज करो कि टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना है 60,000 डिवाइडेड बाय टर्म कितना है 5 इयर्स इक्वल्स टू 12,000। मतलब हमें हर साल कितना राइट ऑफ करना है 12,000। और हम एंट्री क्या करेंगे क्वेश्चन में आपको प्रीमियम मिनिमम का बैलेंस नहीं दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली एंट्री करोगे स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 12,000। आई बात समझ में? अब इसको लेजर में कैसे पुटिंग करेंगे वो देखते हैं अपन, ठीक है। एग्जांपल आया था इसमें अपन देखा था 12,000 हर साल आपको राइट ऑफ करना है। सबसे पहले इश्यू की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 9,40,000 ये डायरेक्टली 10 लाख में सोच देना। 10 लाख क्यों नहीं आएगा क्योंकि 6% लग गया डिस्काउंट कितना था 60,000 तो पैसा कितना आएगा 940। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू डिबेंचर डिस्काउंट कितना आएगा 60,000 तो टोटल कितना हो गया 60 और 940 10 लाख। अब 60,000 को राइट ऑफ करेंगे तो राइट ऑफ करेंगे तो इसको हम कहां ट्रांसफर करते हैं डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डीआर हो रहा है तो किस कारण हो रहा है डिबेंचर अकाउंट 60,000
बिहेवियर टू डिस्काउंट और इशू डिबेंचर। पहले साल कितना राइट ऑफ किया 12000, बैलेंस कितना बचा 60 - 12 48, फिर बैलेंस टेक फॉरवर्ड फ्रॉम कितना हुआ 48000, कितना राइट ऑफ हुआ 12000, हर साल कितना राइट ऑफ कर रहे हैं 12000 और बैलेंस कम होता होता बिल हो जाएगा। ये आपका राइटिंग ऑफ इक्वल इंस्टॉलमेंट। और अनइक्वल इंस्टॉलमेंट पार्शियली जो राइट ऑफ करते हैं उसमें क्या होता है कि हमें क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ रहेगा उस अकॉर्डिंग हमें राइट ऑफ करना है। आज के लिए इतना ही, इसी के साथ ये चैप्टर पूरा खत्म होता है। मैं ध्यान से सुन लेना मेरी बात। इश्यू ऑफ डिबेंचर, कंसीडरेशन अदर देन केस हमने इश्यू ऑफ शेयर में देखा था। दूसरा कोलेटरल सर्टिफिकेट का एग्जांपल मैंने बता दिया था, रिडीमेबल का मैंने एग्जांपल बता दिया है और आपको राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस रेशियो डिबेंचर का एग्जांपल भी बता दिया है। थैंक यू। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।